नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइंस से। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार के रिजॉर्ट समेत 39 ठिकानों पर आयकर के छापे, 10 करोड़ रुपए जब्त होने का दावा। कर चोरी से जुड़े मामले में हुई कार्रवाई। कांग्रेस ने छापों को बताया सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात के विधायकों को डराने का लगाया आरोप। वित्त मंत्री ने कहा नहीं हुई विधायकों की तलाशी। नोटा के खिलाफ चुनाव आयोग गई बीजेपी, राज्यसभा चुनाव में हटाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की याचिका पर कल सुनवाई। ब्याज दरों में 0.25% की कटौती, महंगाई घटने के बाद आरबीआई का फैसला। वित्त मंत्रालय ने बताया विकास को रफ्तार देने वाला कदम। सिंधु जल समझौते पर भारत और पाकिस्तान में वार्ता। विश्व बैंक ने बताया सकारात्मक। सितंबर में अगले दौर की बैठक। और आइए देखते हैं पहली खबर। आयकर विभाग ने आज कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार के कर्नाटक और दिल्ली के स्थित कई ठिकानों की तलाशी ली। जांच में अलग अलग ठिकानों से करीब 10 करोड़ रुपए की नकदी मिली। आयकर विभाग ने डीके शिव कुमार के रिजॉर्ट और गुजरात में कांग्रेस विधायकों की तलाशी से इनकार किया। कर चोरी से जुड़े मामले में बुधवार को आयकर विभाग ने कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार के कर्नाटक और दिल्ली स्थित 39 ठिकानों पर छापेमारी की। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मदद से आयकर विभाग के करीब 120 अधिकारियों ने सुबह से तलाशी शुरू की। आयकर विभाग के मुताबिक डीके शिव कुमार के दिल्ली वाले घर से 5 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं। आयकर विभाग के अधिकारियों की एक टीम बेंगलुरु में डीके शिव कुमार से पूछताछ के लिए ईगल्टन रिसोर्ट गई। आयकर विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मंत्री डीके शिव कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ईगल्टन रिसोर्ट भी उन्हीं का ही है, इसलिए आयकर विभाग की टीम वहां गई थी। रिसोर्ट और वहां रुके गुजरात के कांग्रेसी विधायकों की तलाशी नहीं हुई है। आयकर विभाग 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव में धन बल के कथित इस्तेमाल और बड़े पैमाने पर अवैध धन की लेन देन के आरोपों की जांच भी कर रहा है। इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। झुंझलाई और बौखलाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनकम टैक्स विभाग का दुरुपयोग कर तरफ इनकम टैक्स रेड्स करवा रही है, परंतु वो ये जान लें कि उनका षड्यंत्र विफल होगा। लिंक इट विद द अदर पॉलिटिकल अफेयर्स। ऑफ कोर्स देयर आर सम MLAs फ्रॉम गुजरात, दे आर पार्क्ड देयर इन बैंगलोर। डीके शिव कुमार वाज रिक्वायर्ड, सो ही वाज ट्रेस्ड आउट एंड ही वाज देयर इन द रिसोर्ट। आयकर विभाग ने साफ किया है कि डीके शिव कुमार के खिलाफ जांच चल रही है। आयकर कानून के नियम 132 के तहत की गई छापेमारी सबूत जुटाने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक में कांग्रेस मंत्री के यहां छापे का मामला आज संसद में भी उठा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इन छापों का गुजरात में राज्यसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर्नाटक के मंत्री डीके शिव कुमार के यहां तलाशी पर कांग्रेस के आरोप खारिज कर दिए। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि रिसोर्ट में तलाशी नहीं ली गई है, जहां गुजरात के कांग्रेस विधायक ठहरे हुए हैं। A particular individual was to be searched. He had gone and parked himself in that resort. So the authorities, because they had to confront him with the recoveries, they had gone to get him to his residence, so that he could be adequately questioned by the authorities outside. बुधवार को कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया। पार्टी सांसदों ने दावा किया कि बेंगलुरु में रिसोर्ट पर भी छापा मारा गया है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने छापों के समय पर सवाल उठाया। Because the MLAs were being abducted, you cannot raise it every day. Location. Now in Bangalore, where the MLAs are there, since morning they have started income tax raids and ED raids and against the Congress ministers. नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल नेताओं के यहाँ
तलाशी की मांग की। बांटने का आरोप आपकी पार्टी पर है, हमारी पार्टी पर कोई आरोप बांटने नहीं। वो तो आप बांट रहे हैं। जो आपकी पार्टी के लोग पैसे बांट रहे हैं उन पे रेड करो। अवरोध के चलते कार्यवाही में बार बार बाधा पड़ी। शून्यकाल और प्रश्नकाल समेत भोजनावकाश के बाद भी गतिरोध जारी रहा। इस वजह से कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार जांच एजेंसियों की मदद से विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। आप पॉलिटिकली एक इलेक्शन जीतने के लिए, एक राज्यसभा का उम्मीदवार को हराने के लिए आप ये जो कोशिश कर रहे हैं इसमें कामयाब नहीं बनेंगे। लोकसभा में भी वित्त मंत्री ने कांग्रेस के आरोप खारिज किए। उन्होंने कहा कि तलाशी का राज्यसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने कहा कि गुजरात के विधायकों से पूछताछ नहीं हुई है। No Gujarat MLA has been summoned. No Gujarat MLA has been investigated. No Gujarat MLA staying there has been raided. The raided man is the Karnataka minister. इस मुद्दे पर लोकसभा से कांग्रेस सांसदों ने वॉकआउट भी किया। कृति मिश्रा के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने आयकर विभाग के छापे के बहाने गुजरात के कांग्रेस विधायकों को डराने और धमकाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के नेताओं ने आज चुनाव आयोग से मिलकर ज्ञापन सौंपा और इस बारे में जरूरी कदम उठाने की मांग की है। कांग्रेस ने उसके विधायकों को हिरासत में लिए जाने की आशंका भी जताई है। ये हमारे एमएलएस में भय पैदा करना चाहते हैं और हमें ये शंका है कि ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से उनको अरेस्ट किया जाए ताकि 8 तारीख को वोटिंग में वो शामिल ना हो सके। तो हम चुनाव आयोग के सामने रखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को कोई ना कोई डायरेक्टिव देना चाहिए। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए स्टूडियो हमारे साथ खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। नीरजा, स्वागत है आपका। नीरजा, जिस तरीके से पूरा मसला संसद के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर उठा है, इसे कैसे देखा जाए? क्योंकि एजेंसियां साफ तौर पर कह रही हैं कि आयकर विभाग से जुड़ी कार्रवाई है जिसमें 10 करोड़ की नकदी बरामद होने का दावा भी किया गया है। देखिए, जो टाइमिंग है वो बहुत पिक्यूलियर है, क्योंकि ये सब जो इतने सारे एमएलएस को कांग्रेस बैंक कर्नाटक ले गई, उनको लगा कि उनके एमएलएस को तोड़ा जा रहा है, उनको पैसा, एटलीस्ट एलिगेशंस तो कांग्रेस के लोगों की तरफ से यही है कि उनको पैसा ऑफर किया गया। और एक राज्यसभा इलेक्शन जहां अहमद पटेल खड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट की एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि मिस्टर वघेला, शंकर सिंह वघेला का पहले पार्टी छोड़ के जाना, उसके बाद 6 एमएलएस का टूटना, कुछ का बीजेपी में शामिल होना और बीजेपी द्वारा समर्थन देना एक को उस सीट में जहां अहमद पटेल खड़े हुए हैं और क्लियरली उनको हराने के लिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का एफर्ट है, हालांकि बीजेपी इस आरोप को डिनाई करती है कि किसी ना किसी तरह अहमद पटेल को हराया जाए। अब एक राज्यसभा का इलेक्शन इतना बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट स्टेट असेंबली इलेक्शन की तरह महत्वपूर्ण हो गया है आज, और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी जो कि होने वाला है अगले दिनों में, वो भी इसके सामने गौण पड़ गया है। तो कहीं ना कहीं स्टेक्स बहुत हाई हैं दोनों तरफ के इस एक राज्यसभा एक इलेक्शन, एक शख्स की इलेक्शन के लिए। बीजेपी चाहती है कि एक मोमेंटम क्रिएट किया जाए गुजरात में, क्योंकि दिसंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं। बीजेपी के लिए बहुत महत्व रखते हैं, नरेंद्र मोदी की स्टेट है, अमित शाह की स्टेट है, और उसी तरह कांग्रेस जिसकी 57 सीटें थी और 47 उसको चाहिए हैं नंबर जीतने के लिए एमएलएज हैं, तो क्लियरली उनके लिए भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सोनिया गांधी का पॉलिटिकल सेक्रेटरी हार जाता है तो ये भी है कि कांग्रेस बहुत ही कमज़ोर पड़ती चली जा रही है। तो मुझे लगता है उसी संदर्भ में टाइमिंग वाइज ये जो आज छापे पड़े हैं, अब उसमें तथ्य क्या है, टाइमिंग वाइज एक सवाल उठा देते हैं। क्योंकि बार बार जब इस तरह का घटनाक्रम होता है, कई बार चुनाव के दरमियान छापे की कार्रवाई और फिर एजेंसियों का लगा होना, अगर सरकार प्रेरित है तो फिर क्या इससे नुकसान नहीं होगा, जैसा कि अगर पक्ष के आरोप है, क्योंकि एक इमेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा से डेंट करती है। देखिए, ये एक सवाल है। आज पार्लियामेंट में लोग बात कर रहे थे कि एक झटके में क्या ये सब करके
ये सब होने से किया किसने, उसमें अपने को किनारा कर रही है रूलिंग पार्टी। लेकिन अहमद पटेल को मैनेजर, बैकरूम बॉय से नेता तो नहीं बना रही, क्या बना दिया गुजरात के संदर्भ में अहमद पटेल को। दूसरा, क्या अगर ज़्यादा ही कर गई तो क्या उल्टा ही रिएक्शन पड़ सकता है? क्या जो आप कह रहे हैं लोगों में जबकि इलेक्शन होगा एक सहानुभूति हो सकती है कि क्या रूलिंग पार्टी पीछे पड़ी हुई है, किसी भी हद तक जाएगी, तो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, उस साइड भी हो सकता है। लेकिन लगता है कि मतलब जैसा मैंने कहा स्टेक्स इतने हाई हो गए हैं इस एक राज्यसभा इलेक्शन को लेके। लेकिन क्या इस पर ये भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं, पार्टियां कर पाती हैं ऐसे मौक़ों पर, कि अगर कोई एजेंसी दावा कर रही है कि वो इनकम टैक्स, फिर सर्विस टैक्स, फिर दूसरे इश्यूज़ को लेकर छापे हैं और किसी नकदी के बरामद होने का दावा भी किया जा रहा है, क्योंकि तो फैक्ट है जो एजेंसी को सामने रखने होंगे। देखिए वो सही है, उसमें वो अलग मसला था। जैसा मैंने कहा दोनों अगर टाइमिंग वाइज इकट्ठे हो जाते हैं और क्या उनके सामने तथ्य आए हैं और जिनके यहाँ इन्हीं के शिव कुमार के रिजॉर्ट में ही ये एमएलए को रखा गया, उन्हीं के ऊपर छापे पड़ते हैं और राज्यसभा इलेक्शन के तुरंत पहले छापे पड़ते हैं, तो आपके मन में एक शंका होती, क्यों अब टाइमिंग, अब क्यों? उसमें तथ्य क्या है कि उन सही में इनकम टैक्स के सामने इतने बड़े बड़े सवाल उठे कि उनको करना ही पड़ा अब। और जैसा कहा गया है कि 5 करोड़ पाए गए हैं, 10 करोड़ की बात आ रही है, 10 करोड़, तो चीजें सामने आएंगी, पर टाइमिंग सवाल खड़ा कर संदेह पे, कार्रवाई को संदेह पे ले आती है। एक आगे सवाल ये था कि जिस तरीके की राजनीति है और ऐसे में सरकार में कोई भी जब दल होता है और इस तरह की कार्रवाई के जरिए एजेंसियां बढ़ती हैं, निष्पक्ष कार्रवाई भी हो तो एजेंसियां संदेह के घेरे में आती हैं, स्वाभाविक है, या फिर राजनीतिक स्तर इतना नीचे हो चला है या होता जा रहा है कि अब ये बेमानी सा कहना है कि कोई आरोप नहीं लगाएगा? देखिए मुझे लगता है कि जो विपक्ष की तरफ से आरोप आ रहे हैं कि जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है या उन विपक्ष का है, उन्हीं के खिलाफ क्यों कार्रवाई अब हो रही है? रूलिंग साइड के में किसी के खिलाफ नहीं हो रही है, क्या वो सब दूध के धुले हैं? तो ये भी एक सवाल उठ रहा है और ये इसका मतलब नहीं है कि क्लीन चिट दे देनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन अगर कुछ सामने आए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन पिक एंड चूज की एक पॉलिसी है जो एक सिलेक्टिव पॉलिसी का जो आ रहा है सामने, फिर संदेह आ रहा है और पॉलिटिक्स परसेप्शन पे बेस्ड है। मतलब जो ये बहुत बड़ी चीज है, तथ्य पे ही नहीं परसेप्शन पे बेस्ड है और उसमें टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण, टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर इस चुनाव, ये एक खास तो चुनाव, और क्योंकि अहमद पटेल हैं, क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, क्योंकि एक माहौल क्रिएट होगा अगर उनको हरा दिया जाता है उस कैंडिडेट द्वारा जिसको बीजेपी समर्थन दे रही है, हाल ही में उसने ज्वाइन किया है बीजेपी को, तो एक मोमेंटम जो बनता है राज्य चुनाव के लिए, तो ये सब सवाल तो आएंगे, सवाल के घेरे में तो घिरेगी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया नीरजा इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़, सांची की बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार, ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। है पवन ठहर के बोले समय, अमर है देश मेरा। तुझे नवा
Nitish Kumar's entry into the NDA fold, will you see it as a victory of the NDA or will you see it as a victory of Nitish Kumar? Well, both. It was a very bold decision on the part of Nitish Kumar. Nitish Kumar was one person who foisted an entire anti-BJP kind of a coalition, and he had been harping over the fact that we should see a Sangh-Mukt Bharat. Whatever may be the personal philosophy of Nitish Kumar, but that was no way in consonance to the philosophy of Lalu Yadav. Lalu Yadav says that he trusted Nitish blindly but got betrayal in return. Is BJP also not scared that maybe the party faces the same kind of a music? We are not anticipating things, and I believe he's a performer. Watch to the Point with Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship Rajiv Pratap Rudy, only on Rajya Sabha television. बीजेपी ने आज चुनाव आयोग से मिलकर राज्यसभा चुनाव में नोटा के विकल्प को हटाने की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि इसको लेकर भ्रम की स्थिति है। वहीं कांग्रेस की इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर अब कल सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता और अहमद पटेल ने अधिसूचना के बाद नोटा विकल्प लागू करने पर सवाल खड़े किए। राज्यसभा चुनाव में नोटा विकल्प रखने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसमें चुनाव आयोग के नोटा के विकल्प की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के 2013 के आदेश को आधार बनाया है। याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया था और वो मामला कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में आएगा। और हमें इस बात का भी आश्चर्य है कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा निर्णय लिया है जो अपने आप में असंवैधानिक है। यू मस्ट रिमेंबर दैट दिस एमिनेट्स फ्रॉम अ PUCL जजमेंट and the PUCL judgment talks about direct elections in the Lok Sabha and in the Legislative Assembly. इस मुद्दे पर बीजेपी की प्रतिनिधिमंडल ने भी बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की। बीजेपी ने आयोग से इसे हटाने की मांग की है। अभी जो राज्यसभा के चुनाव में नोटा जो बैलेट पेपर्स पे डाला गया है उसको लेकर के कई तरह के कंफ्यूजन खड़े हुए हैं, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव इनडायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट चुनाव में नोटा का प्रोविज़न जो मूल भावना है राज्यसभा के चुनाव की उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। इसको लेकर हम लोगों ने मांग की है कि नोटा तत्काल खत्म किया जाना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर राज्यसभा चुनाव में नोटा नहीं शामिल करने की मांग की थी। मंगलवार को संसद में कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए कड़ा विरोध जताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। करीब 10 महीने के इंतजार के बाद रिजर्व बैंक ने आज ब्याज दरों में कटौती की। इससे होम और ऑटो समेत हर तरह के कर्ज सस्ते होने की उम्मीद बन गई है। वित्त मंत्रालय ने इस कदम का स्वागत किया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट घटाकर 6% कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट 5.75% हो गई है। पिछले साल अक्टूबर के बाद पहली बार ब्याज दरें घटाई गई हैं। अब ब्याज दरें 6 साल के निचले स्तर पर आ गई हैं। हालांकि समिति में इसे लेकर एक राय नहीं थी। 4 सदस्यों ने 0.25% तो एक सदस्य ने 0.5% कटौती का पक्ष लिया। एक सदस्य ने ब्याज दरों को वर्तमान स्तर पर बनाए रखने की बात कही। Based on the outturns and our projections going forward, and we felt that a 25 basis point cut, while keeping the stance neutral, was something that we should be doing at this juncture. महंगाई दर में कमी के बाद रिजर्व बैंक ने ये फैसला किया है। इसमें होम, ऑटो और पर्सनल लोन की दरें कम हो सकती हैं। साथ ही EMI भी घट सकती है। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि बैंकों के पास ब्याज दरें कम करने का पर्याप्त आधार है। New lending, the transmission has been much stronger, especially in those segments where there is a lot of competition. So, housing loans and personal loans where the NBFCs also play a big part. वित्त मंत्रालय ने आरबीआई के कदम का स्वागत किया है। उसने कहा कि इससे विकास को रफ्तार देने में मदद मिलेगी। महंगाई दर में कमी के बाद वित्त मंत्रालय ब्याज दरों में कटौती पर जोर दे रहा था। आरबीआई ने किसानों के कर्ज माफी का फिर से विरोध किया है। उसने कहा कि इससे वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा बढ़ेगा और सरकारी खर्चों की गुणवत्ता में कमी आएगी। साथ ही महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ेगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
मुख्य सूचना आयुक्त ने 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के खिलाफ आरटीआई से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई के लिए एक बड़ी पीठ गठित की है। शिकायतों में कहा गया है कि ये पार्टियां आरटीआई के दायरे में लाने वाले फैसले का सम्मान नहीं कर रहीं। पहले इन मामलों की सुनवाई 3 सदस्यीय पैनल करता था। नई पीठ 16 अगस्त से सुनवाई शुरू करेगी। इन दलों में बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, एनसीपी, सीपीएम और सीपीआई शामिल हैं। आयोग ने 3 जून 2013 को इन दलों को आरटीआई के दायरे में शामिल किया था। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी को विदाई दी। उपराष्ट्रपति के सम्मान में संसद भवन में रात्रि भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति की पत्नी सलमा अंसारी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता मौजूद थे। मोहम्मद हामिद अंसारी का उपराष्ट्रपति पद पर कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो रहा है। मैडम नीचे सर ये किसके लिए था? नहीं, वो दोनों के लिए था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के दौरे पर आज हरियाणा पहुंचे। उन्होंने दौरे की शुरुआत झज्जर जिले के बहादुरगढ़ से की। रोहतक के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान अमित शाह हरियाणा की बीजेपी सरकार के 3 वर्षों के कामों की समीक्षा करेंगे। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के मुताबिक 3 दिन में शाह 29 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इन कार्यक्रमों में बीजेपी के पूर्व विधायक, सांसदों से मुलाकात भी होगी। राज्य इकाई कोर समूह, पार्टी और बुद्धिजीवियों के विभिन्न मोर्चों के लोगों के साथ भी बैठकें होनी हैं। इस दौरान खट्टर सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। इससे पहले भी इस तरह वो कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को संपर्क करने का, छूने का, संवाद करने का प्रयास है और इसके साथ साथ देश भर के प्रबुद्ध जनों के साथ भी बात करने का प्रयास। कश्मीर घाटी में आज मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं आंशिक रूप से बहाल कर दी गई। दिन भर शांति रहने के बाद यह फैसला हुआ। पुलिस के मुताबिक दक्षिण कश्मीर को छोड़कर सभी जगहों पर ये सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। दक्षिण कश्मीर में अब ये सेवाएं बंद रहेंगी। घाटी में कल लश्कर का शीर्ष कमांडर आतंकी अबू दुजाना मारा गया था और उसके बाद अफवाहों पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए राहत सामग्री रवाना की। उन्होंने दिल्ली के इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के मुख्यालय से करीब 3 करोड़ रुपए कीमत की राहत सामग्री भेजी। असम के 24 जिलों में करीब 17 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं और मणिपुर में भी हालात खराब हैं, तो गुजरात और राजस्थान में भी कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया था। आज राहत के दृष्टि से फिर चाहे वो वहाँ टेंट्स का हो, कंबल का हो, मॉस्किटो नेट्स का हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, इन सारी चीज़ों की सामग्री लगभग 3.25 करोड़ की सामग्री असम, मणिपुर और गुजरात के लिए हम लोगों ने रिलीज़ की है। सिंधु नदी समझौते पर भारत और पाकिस्तान के बीच अगले दौर की बातचीत सितंबर में वाशिंगटन डीसी में होगी। मंगलवार को दोनों देशों के बीच बातचीत को विश्व बैंक ने सकारात्मक बताया। सिंधु नदी पर भारत पनबिजली के लिए 2 बांध बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इनकी डिज़ाइन पर आपत्ति है और जिसमें बदलाव को लेकर वो विश्व बैंक पहुंच गया था। 1960 में हुए समझौते के तहत विश्व बैंक मध्यस्थ है और समझौते के मुताबिक भारत को सिंधु नदी पर पनबिजली के लिए बांध बनाने का अधिकार है, लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि उससे पाकिस्तान के हिस्से का पानी रुक जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संतोष मोहन देव का आज सुबह निधन हो गया। वो बीमारी की वजह से सिलचर के अस्पताल में एडमिट थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि वो अनुभवी नेता थे जिन्होंने लोगों के कल्याण के लिए कई काम किए।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। 7 बार संसद के सदस्य रहे संतोष मोहन देव पहली बार 1980 में संसद पहुंचे। 86 से 88 तक वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार में केंद्रीय पर्यटन मंत्री और संचार राज्य मंत्री थे। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पद संभाला। 2005 से 2009 तक वो यूपीए सरकार में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री रहे। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।